हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो डी ट्रिपल एस पी प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, और साथ में डिस्कस करती हुई चलती हूँ वेरियस एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। जो भी आप लोगों को नोट्स पढ़ाती हूँ या जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ उसमें बताती चलती हूँ कि आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्रिएटिविटी टॉपिक ना एक ऐसा टॉपिक रहा है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है सभी एग्जाम्स में, चाहे फिर वो मैं 16/17 पोस्ट कोड की बात करूँ एमसीडी का, या फिर मैं आप लोगों का जो 89/17 पोस्ट कोड था डी ट्रिपल एस पी पी आर टी डी ओ ई तो उसकी बात करूँ, या फिर 15/19 की अगर पोस्ट कोड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से। और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं क्रिएटिविटी टॉपिक पढ़ाऊंगी और उसके बाद एक ना सेट लगाऊंगी क्रिएटिविटी का, जिसमें मैं आप लोगों को सभी तमाम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो प्रीवियस जो वीडियो देखी होगी, प्रीवियस पार्ट जो क्रिएटिविटी का आया था ना बेटा, मैंने उसमें आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी करा दिया था। साथ ही मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी बताए थे कि दो टाइप्स की क्रिएटिविटी होती है। कौन कौन सी होती है? वर्बल क्रिएटिविटी होती है और नॉन वर्बल क्रिएटिविटी होती है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को और क्या बताया था, मैंने आप लोगों को स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी कराई थी। तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हुए चलेंगे। और आज जो हम करेंगे ना वो करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। नेचर ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन में पेपर्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्या होते हैं, वो आप लोगों के जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड आते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी आप टॉपिक करो उसको बिल्कुल डीपली करो, थॉरली करो, ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफ़ी बेहतर हो और आप लोग ईजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। आप लोग चूज़ कर पाओ कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉलो हो रही है या फिर जितनी भी स्टेटमेंट दी है वो फॉलो हो रही है। तो हम आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, और साथ में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्क्रीन पर आप सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हो जो कि पूछा गया था स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में से। क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेजेस पूछी गई थी प्रीवियस वीडियो में। हालांकि मैंने आप लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस करा दी है, लेकिन उस पर थोड़ी सी ना इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से चर्चा करना चाहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए, स्टेटमेंट दी, वो दी है बेटा इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन, प्रिपरेशन, रिविजन। और राइट आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 4 और ऑल फॉलोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी ना तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी कराई थी। और मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो बेटा ये जो क्रिएटिविटी की स्टेजेस दी है ना वो दी है ग्रेहम वॉलेस ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दी है, तो ग्रेहम वॉलेस ने दी है। और एक ना इनकी ना फेमस बुक है जिसके अंदर ये स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी दी थी। तो उस बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डीएसएसबी क्या करती है, काफ़ी सारी बुक्स के नेम भी पूछ लेती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्रेहम वॉलेस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था आर्ट ऑफ थॉट। और ये जो बुक लिखी थी आर्ट ऑफ थॉट, ये लिखी थी 1926 में। तो अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है हु रोट आर्ट ऑफ थॉट बुक, तो ये लिखी है ग्रेहम वॉलेस ने 1926 में। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल डिस्कवरी बुक किसने लिखी थी, तो लिखी थी वो जॉर्ज पॉयला। किसने लिखी थी? जॉर्ज पॉयला, जो कि एक मैथमेटिशियन है। तो इस टाइप की बुक्स वगैरह पूछ ली जाती है, तो इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी बेसिकली मैंने जो आप लोगों को कराई थी ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि 4 टाइप की है, क्योंकि जो उनकी बुक है उसके अंदर 4 टाइप की स्टेजेस मेंशन की हुई है। लेकिन कुछ बुक्स में आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये स्टेजेस ना हमें 5 देखने को मिलती है। अब ये जो 5 देखने को मिलती है उनमें कौन कौन से स्टेजेस होती है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और जो आपका डी ट्रिपल एस बी 15/19 पोस्ट कोड में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना बेटा, वो आप लोगों का 5 स्टेजेस वाले में से ही पूछा गया है, ना कि 4 स्टेजेस वाले में से। अब 5 स्टेजेस कौन से है, तो इसका मतलब ये है आपको ये वाली स्टेज भी याद होनी चाहिए और आपको जो 5 स्टेज है वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल सेम हो जाएगी यहाँ भी। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज जो इंक्यूबेशन है वो भी आप लोगों की सेम हो जाएगी। थर्ड स्टेज जो इल्यूमिनेशन है उसका नाम भी सेम रहेगा। फोर्थ स्टेज का नाम यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो दूसरी है
उसमें हो जाता है इवैल्यूएशन। जो अभी आपने ऑप्शन देखा उसमें इवैल्यूएशन था ना। और जो फिफ्थ स्टेज की अगर बात करूँ तो फिफ्थ स्टेज बन जाती है रिवीजन की। फिफ्थ स्टेज बन जाती है रिवीजन की। तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो 5 स्टेजेस है उसके अंदर कौन कौन सी बताई मैंने, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन और रिवीजन। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और ये इल्यूमिनेशन वाली चीज़ और ये सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, अच्छे से एलोबरेट करके बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस जो है ना वो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी फिलहाल बढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी पर। सबसे पहला जो नेचर आ जाता है बेटा, सबसे पहली जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल। क्रिएटिविटी क्या है, वो यूनिवर्सल है। मतलब कि क्रिएटिविटी किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स, एज, कल्चर, कंट्री तक सीमित नहीं है। हर कहीं पर आप लोगों को क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, किसी एक दायरे में आप लोग नहीं रख सकते कि सिर्फ मेल्स में ही क्रिएटिविटी देखने को मिलती है या फीमेल्स में ही देखने को मिलती है या फिर पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं उनमें देखने को मिलती है। इस वजह से कहा गया है कि क्रिएटिविटी जो है वो यूनिवर्सल है। हम सब ह्यूमन बींग्स में क्रिएटिविटी होती है। और लेकिन जो क्रिएटिविटी की डिग्री है ना वो वेरी करती है। किसी में हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है, किसी में कम होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, तो ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों का बेस है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और कही थी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है क्रिएटिविटी में। लेकिन हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से ज़्यादा जो रोल होता है उसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो करता है आप लोगों का एनवायरनमेंट। क्रिएटिव थिंकिंग में जो मेजर रोल प्ले करता है वो आप लोगों का एनवायरनमेंट करता है। ये सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर आप लोगों को समृद्ध मिलता है, एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को अगर बार बार मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रॉपरली दी जाती है, तो क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। अवसर जितने ज़्यादा प्रदान किए जाएंगे, आप लोगों को एनवायरनमेंट जितना अच्छा मिलेगा, उसके बेसिस पर भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी बच्चे को जो है बहुत ही मतलब कि जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो बहुत नकारात्मक रूप से मिल रहा है, जिसमें बच्चे का जो चाइल्डहुड जो बीता है, बचपना जो बीता है ना, वो अनहैप्पी बीता है। मतलब वो कभी खुश नहीं रहा, उसने बहुत लड़ाई झगड़ा देखा है घर के अंदर, तो उसको कहाँ मौके प्रदान किए गए। इस वजह से उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। इसलिए कहा गया है कि जो आपका एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, पेरेंट्स हो गए, जो भी एल्डर मेंबर्स हो गए, टीचर्स हो गई, सबका रोल होता है। तो यही चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग रोल। सेकेंड आ जाता है क्रिएटिविटी इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड। जो क्रिएटिविटी है आपकी वो इनेट भी है, एक्वायर्ड भी है। तो देखिए कुछ थ्योरीज क्या है, मैंने अभी अभी आप लोगों को वैसे बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट में। और एक चीज़ और बताए कि हम सब ह्यूमन बीइंग ना जन्मजात कुछ क्रिएटिविटी पोजेस करके पैदा होते हैं, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और बाकी का जो फैक्टर होता है वो बेस होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। किसी को बिल्कुल ही मौके नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो एनवायरनमेंट की वजह से अगर आप लोगों को मौके नहीं दिए जाएंगे तो वो क्रिएटिविटी अपने आप कम होती चली जाएगी। तो बहुत सारी थ्योरी है जो कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। जैसे थ्योरी आप लोगों की गॉड गिफ्टेड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी में बात कर सकते हो आप, उसको डिवाइन इंस्पिरेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि क्रिएटिविटी जो है वो हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटली एक्वायर्ड क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से बहुत सारे मत है कि कोई साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, कोई कहता है कि एनवायरमेंट है। लेकिन अगर राइट जाने तो बेटा हेरिडिटी और एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर दोनों रोल प्ले करती है क्रिएटिविटी में। ठीक, तो इसलिए कहोगे आप कि क्रिएटिविटी इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड, दोनों है। ठीक है, किसी एक पर झुकाव नहीं करना है कि सिर्फ गॉड गिफ्टेड है, या फिर किसी एक पर ये नहीं कहना है कि नेचर से हमें मिली है। इनेट भी है, एक्वायर्ड भी है।
नेक्स्ट अगर क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नोवेल। क्रिएटिविटी में क्या होगा कि कुछ हम नया, कुछ असलियत होगी उसमें, जो भी हमारी थिंकिंग होगी, जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम क्रिएट करेंगे, जिस भी चीज़ का निर्माण करेगा ना छात्र, ये जो भी इंडिविजुअल करे, ठीक है, क्योंकि एज तो मैटर नहीं करती। क्रिएटिव थिंकिंग दिखाने की कोई ये नहीं है कि अपने स्कूल टाइम में दिखाओ, एज इज़ नो लिमिट हेयर। तो जो भी होगा ना उसमें ना नयापन, आप लोगों को न्यू आइडिया, नोवेलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इस वजह से कहा गया है कि क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस न्यू और नोवेल। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आ जाता है क्रिएटिविटी इज एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। क्रिएटिविटी में क्या है बेटा कि यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप्ड थिंकिंग है, ठीक है, जो रूढ़िवादी सोच है या जो रिजिड सोच है, वो चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी। क्लोज्ड थिंकिंग नहीं होगी, बल्कि ओपन थिंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी में क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्रिएटिव थिंकिंग में एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का भी होता है, लेकिन जो बड़ा रोल होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होता है। इसलिए अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि क्रिएटिविटी थिंकिंग में कौन सी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तो राइट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, मल्टीपल चॉइसेस देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी जो है वो एडवेंचरस भी है और इसमें ओपन थिंकिंग भी होती है, खुले विचार भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिविटी इज अ मीन्स एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि क्रिएटिविटी जो है ना वो हमारे अंदर ना एक, इट इज़ अ मीन्स एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ, मतलब कि एक जरिया है ये कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को शो करने का। ये हमारे अंदर ना एक अर्ज पैदा करती है, हमें इंस्पायर करती है, हमें परसुएड करती है कि हमें ना कुछ यूनिक या फिर कुछ नोवल बनाना है, कुछ नया हमें जनरेट करना है, अपने जो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसकी हेल्प से कुछ भी नई चीज़ का निर्माण करना है, कुछ नया खोजना है। तो ये हमें इंस्पायर करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, जब हम कुछ नया प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, कुछ भी क्रिएटिविटी जो है हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो हमें जॉय, सेटिस्फेक्शन ये तो देता ही है साथ में। इसलिए इसको कहा गया है कि ये एंड है इटसेल्फ, मतलब कि एक जो रिवॉर्ड जो मिलेगा ना, जो भी क्रिएटिविटी को, जो भी कुछ नया उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किसी भी नई चीज़ का निर्माण करेगा, तो उसको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इट इज़ मीन्स एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ, कि एक जरिया है कि जिसके जरिए हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को दिखा सकते हैं। और एक एंड इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक हमें फीलिंग ऑफ जॉय और सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कहा गया है बच्चे कि क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, कि हमारा जो अहम है ना, हमारा जो ईगो है ना वो उसके अंदर आ जाता है। ईगो इन्वॉल्वमेंट इस वजह से कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है ना, वो चीज़ क्रिएटर जो है, जो भी क्रिएटिविटी को शो करता है, जो भी किसी भी नई चीज़ को प्रोड्यूस करता है, अपना नया आइडिया, ज़रूरी नहीं है कि वो थिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, वो ना आप लोगों का आइडिया भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की कोई एक फील्ड नहीं है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो बिजनेस में भी हो सकती है क्रिएटिविटी आप लोगों की, वो टीचिंग में भी हो सकती है, वो आर्ट में भी हो सकती है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर लिटरेचर में भी हो सकती है, जो नॉवल लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं, ऑथर्स होते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग कहीं भी हो सकती है। अगर मैं किसी चीज़ का निर्माण करना कह रही हूँ तो ये मत सोचेगा कि वो एक नया इन्वेंशन होगा या वो कोई एक वस्तु होगी, वो आप लोगों के ख्याल भी हो सकते हैं, वो जैसे महात्मा गांधी जैसे थिंकर भी हो सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी को भी कह सकते हो आप लोग, ठीक, कि वो भी क्रिएटिव थे, कि उनके जो थॉट्स थे ना वो आज तक भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है कि क्रिएटिविटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो कोई ना कोई आप लोगों का ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई वस्तु ही होगी, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब मैं कह रही थी क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट। ईगो इन्वॉल्वमेंट इस वजह से कि जो भी क्रिएटर होता है ना वो प्राउडली कह पाता है कि जो भी उसने निर्माण किया है, वो जो भी क्रिएटिव चीज़ उसने की, तो वो कह सकता है कि इट इज़ माई क्रिएशन, आई हैव सोल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज़ माई आइडिया। तो वो जो एक ईगो होता है कि ये वाली चीज़ जो मैंने की है ना वो मैंने की है,
ये वाली चीज़, ये वस्तु जो जनरेट की है, या फिर ये जो थॉट है, या ये जो परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा है, ये मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ जो ईगो इन्वॉल्वमेंट है, इसको इसलिए कहा गया है। क्रिएटिविटी का नेक्स्ट आ जाता है कि इसका जो है स्कोप बहुत ब्रॉड है, वाइड स्कोप है इसका। वाइड स्कोप इसलिए क्योंकि इसको हम एक जगह पर नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते। मैंने कहा आप लोगों को कि किसी भी बाउंड्री नहीं है इसकी। साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो वो तो है ही, साथ में पोएम्स, स्टोरीज, नोवेल, प्लेज, स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉलिटिकल, सोशल, लीडरशिप, बिजनेस, टीचिंग, एनी अदर प्रोफेशन जो भी आप लोगों को याद आता है, ठीक है। तो इस वजह से कहा गया है कि क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा स्कोप है, वाइड स्कोप है। नेक्स्ट जो आप लोग देख सकते हो ना, वो कहा गया है कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड। ये किस लिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इनके अंदर ना इतना पॉजिटिव कोरिलेशन तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर ये नहीं कह सकते आप कि जो हाईली इंटेलिजेंट है ना, जो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला है, वो आप लोगों को हाईली क्रिएटिव भी देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो रचनात्मकता है या जो सृजनशीलता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, ऐसे जो रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो बहुत कम क्रिएटिविटी को शो करते हैं, ठीक है। वो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनमें नो साइन ऑफ क्रिएटिविटी या फिर वेरी लो क्रिएटिविटी वो लोग दिखाते हैं, या फिर जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनका इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर देखें तो वो कम देखने को मिला है। लेकिन इसको आप पॉजिटिव रिलेशन ज़रूर मान सकते हो एक तरीके से, क्योंकि एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है हर एक क्रिएटिव पर्सन में। मतलब कि ये माना जाता है कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमें अबव एवरेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अबव एवरेज देखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि एवरेज इंटेलिजेंस का जो आईक्यू होता है वो आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, 90 से 110 पढ़ा हुआ है ना। तो 110 अबव, मतलब कि अबव एवरेज कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये चीज़ हो गई कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड, बिकॉज क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हाईली इंटेलिजेंट हो वो हाईली क्रिएटिव भी मिलेगा, और जो हाईली क्रिएटिव हो वो हाईली इंटेलिजेंट भी मिलेगा। आप लोग चाहो तो ना, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है ना मेरी बात, उस चीज़ को आप लोग अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, क्रिएटिविटी रेस्ट मोर ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग देन ऑन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि बेटा पेपर में अगर पूछ लिया जाए ना कि किस चीज़ पर जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो रिलाई करते, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना आप लोगों की एक ओपन थिंकिंग या मल्टीपल जो थॉट प्रोसेस है, मल्टीपल आइडियाज़ है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है, उसकी बात की जाती है। और क्रिएटिविटी में भी क्या है, क्रिएटिविटी में भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट चाहिए होता है। तो राइट आंसर इस वजह से डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, स्क्रीन पर देख सकते हो, कह रहे क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस। अब क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस से सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि क्रिएटिव होने के लिए हमें सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसलिए क्रिएटिव और इंटेलिजेंस को ये नहीं है कि हम सेपरेट कंपार्टमेंट में, टाइट कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और अबव एवरेज जो मैंने कहा वो चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट कोरिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट कोरिलेटेड। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ना अगर स्कूल के जो अचीवमेंट टेस्ट है उसमें अगर देखें तो क्रिएटिव पर्सन देखने को मिलते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट में लो स्कोर देखने को मिलते हैं। जैसे टॉपर की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टॉपर है या फिर जो क्लासरूम में टॉपर है, जो हाईली इंटेलिजेंट है, वो देखने को मिलता है कि क्रिएटिविटी टेस्ट में या क्रिएटिविटी एबिलिटी है उनकी अगर देखी जाए तो उसमें वो बहुत कम आउटपुट देते हैं, या फिर लो या दे शो नो साइन ऑफ क्रिएटिविटी। ये भी कई बार देखा गया है, क्योंकि क्रिएटिव पर्सन जो है ना, आज के जैसे पेपर है तो उसमें कहीं ना कहीं इस टाइप के जो पेपर्स है जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग को कम दर्शा पाते हैं, इस वजह से ये देखा गया है कि क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, जो हाईली क्रिएटिव होते हैं ना, वो स्कूल अचीवमेंट में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते या फिर ज़्यादा अपना क्रिएटिव लेवल नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो आपके एग्जाम की संरचना होती है ना वो इस प्रकार से होती है जहाँ पर क्रिएटिविटी का स्कोप जो है ना वो
कम देखने को मिलता है। इस वजह से ये चीज़ कही गई है कि क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट कोरिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, सोशेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। अब यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी बेटा कि जो सोशेबिलिटी मतलब कि जो एक घुलन मिलनसार वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सोशेबल होते हैं, और क्रिएटिविटी वाले जो क्रिएटिव वाले लोग होते हैं वो नेगेटिव कोरिलेटेड है। मतलब कि क्रिएटिव पर्सन जो होते हैं ना वो ज़्यादा ये सोशल नहीं देखने को मिलते। दे आर नॉट यूजुअली वेरी सोशल। उनको जो भी करना होता है ना वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, वो अपनी अर्ज को मिटाने के लिए करते हैं। उनके अंदर जो ललक होती है कि हमें कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, उसके लिए वो कार्य करते हैं। उनको नहीं परवाह होती कि हमें जो है सोसाइटी जो है वो हमारी जो है तारीफ करे, अप्रिशिएट करे। उनको इससे मतलब नहीं होता। वो अलग बात है कि उनकी अगर क्रिएटिविटी इतनी लार्ज स्केल की होती है तो सोसाइटी क्या पूरा जो ज़माना है वो उनकी तारीफ करता है और बहुत अलग कई दशकों तक उनको याद रखा जाता है। तो वो चीज़ अलग होगी। लेकिन क्रिएटिव पर्सन माना जाता है ऐसा कि वो ज़्यादा सोशल नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, पॉइंट नंबर 13, वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी एंड एंग्जाइटी ऑफन गो टुगेदर। क्रिएटिविटी और एंग्जाइटी हमें साथ में देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी बताई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेशन के बाद इंक्यूबेशन स्टेज है। प्रिपरेशन में क्या होता है कि प्रिपरेशन में प्लान ऑफ एक्शन जो रेडी करते हैं, है ना, जो एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम का, या बार बार जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है सामने उसका जो सोल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी लेवल इतना हाई होता है कि वो जो प्रॉब्लम है या ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं आप लोगों उसको भी मान सकते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, आर्किमिडीज ने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की खोज की थी, ठीक है, उसका मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था। आप लोग इसमें क्रॉसवर्ड पजल भी ले सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप लोगों के जो दिमाग की जो दही होती है, मतलब कि एंग्जाइटी लेवल जो इतना हाई होता है ना, वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी कि क्रिएटिविटी एंड एंग्जाइटी ऑफन गो टुगेदर। क्योंकि यूनिक चीज़ की जब बात आ जाती है, जब अपनी ओरिजिनल थिंकिंग की बात आ जाती है और आप लोगों का दिमाग ना लगे, कुछ अलग लीक से हटके ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी और जो चिंता है, जो एंग्जाइटी है ना, वो साथ में चलती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट कॉग्निशन फैक्टर्स लाइक आइडिएशनल फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, परसिस्टेंस क्या होता है कि एक चीज़ में आप लगातार लगे रहो, जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसकी भी तो ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों ने हार मान ली तो फिर क्या क्रिएटिव, है ना, फिर क्या नया चीज़ बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, सेंसिटिवनेस, एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप, जो एनालॉगी वाला चीज़ मैंने प्रीवियस जो वीडियो में क्वेश्चन भी इसमें से DSSS में पूछा गया था कि उपमाओं को देखा जाता है, एनालॉगी को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि ये एसोशिएट करके देखते हैं कि कोई फेवरेबल जो एसोसिएशंस आर फेवरेबल फॉर क्रिएटिव आउटपुट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये शो करती है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी को। सो नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं हम वो करते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में क्या संबंध है उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, अगर बात करें कंसेप्चुअली देखें ना, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दो है वो अलग अलग मेंटल एबिलिटी को दिखाते हैं। हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी सारी है। हमारी मेंटल एबिलिटी की अगर बात करूँ तो जो परसेप्शन है, जो रीजनिंग है, जो आपका लॉजिक है, ठीक है, ये सारी अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ है ना हमारी। जो भी आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गई, तो ये सारी हमारी अलग अलग मेंटल एबिलिटी को दिखाती है। तो इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस भी जो है वो अलग अलग टाइप की मेंटल एबिलिटीज़ है। और अगर बात करें क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की, तो वो थोड़ा वीकली रिलेटेड देखने को मिलती है एक दूसरे से, ठीक। दे आर नॉट एंटायरली अनरिलेटेड। ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से ही अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए, सृजनशीलता या रचनात्मकता के लिए
कुछ डिग्री ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस का या फिर मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो ये चीज़ सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे और अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। मोस्टली जितने भी मोस्ट हाईली क्रिएटिव पर्सन, जो ज़्यादातर हाईली क्रिएटिव पीपल है ना, वो हमें अबव एवरेज देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करूँ मैं इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो देयर फॉर इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिविटी बट इंटेलिजेंस अलोन विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर इट। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये कंट्रीब्यूट करता है क्रिएटिविटी में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस अकेला ही इसमें हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस समझ आ गया होगा। मैं यही कहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके जितने भी नियर डियर वन है, आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से किसी का भला हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे 4P अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSB में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।